आज हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी, नौजवान भारत सभा, इन संगठनों के द्वारा जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, उस पर आज हम फोकस करेंगे। इससे पहले इन सब विषयों का गहन अध्ययन करने के बाद मुझे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र में लिखी हुई एक पंक्ति याद पड़ गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर, आश्वस्त होकर सोचता सोनित बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। खैर, आइए आज हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी, नौजवान भारत सभा, इन सब के जो क्रांतिकारी थे, इन सब संगठनों से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम अब इस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी कानपुर में 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसमें स्थापना में इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो चंद्रशेखर आजाद थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का स्थापना 1924 ईस्वी में किया और इसका मुख्यालय कानपुर को बनाया। और यह सभी लोग क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए। संगठन से जुड़े हुए सभी लोगों का जज्बा, हौसला और उद्देश्य एक ही था कि भारत माता को स्वतंत्र कराना है। संगठन तो बन गया, पर संगठन को चलाने के लिए तो पैसे की आवश्यकता होती है, रुपए की आवश्यकता होती है। रुपया का बंदोबस्त कहां से किया जाए? तो फिर सभी क्रांतिकारियों ने विचार किया कि हम लोगों का रुपया, हम भारतीयों का रुपया ब्रिटिश सरकार द्वारा लूट लिया जाता है, तो क्यों नहीं हम लोग भी ब्रिटिश खजाने को ही लूटे। और इस कड़ी में 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन आ रही थी, डाउन ट्रेन थी। उसको काकोरी स्टेशन के नजदीक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने मिलकर उसमें लूटपाट की और कुल 4,600 रुपए लूट लिए। फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें अशफाकुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई, रोशन सिंह की गिरफ्तारी हुई, राजेंद्र नाथ लहेरी की गिरफ्तारी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल की गिरफ्तारी हुई, सचिंद्र नाथ बख्शी की गिरफ्तारी हुई, सचिंद्र नाथ सान्याल की गिरफ्तारी और बहुत सारे क्रांतिकारियों का गिरफ्तारी किया गया। उधर पंजाब में भी स्थिति उसी तरह का था, वहां भी ब्रिटिश का अत्याचार चरम पे था। उससे निपटने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना किया और उसका मुख्यालय अमृतसर में बनाया। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का स्थापना किया गया। इधर काकोरी कांड में फैसला आया और 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल को, शाहजहांपुर के निवासी थे राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। वहीं अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद की जेल में फांसी पर लटकाया गया। ये भी आपको शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के ही थे। रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दे दी गई, ये भी शाहजहांपुर के ही थे। वहीं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी गोंडा जेल में इनको फांसी दिया गया। ये पवना, उस समय बांग्लादेश भी भारत में ही था और वहां का एक जिला अभी भी है पवना, पवना जिला के थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इनको फांसी दे दिया गया। वहीं सचिंद्र नाथ सान्याल और सचिंद्र नाथ बख्शी को काला पानी की सजा दे दी गई और 10 अन्य क्रांतिकारी को 4 से 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस घटना के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के क्रांतिकारियों का मनोबल टूट गया। उनका ही नहीं, अब तो हम कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के क्रांतिकारियों का मन छोटा हो गया। इससे उबरने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने देश के सभी क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया और इस कड़ी में वे भगत सिंह के पास अपना संदेशा भिजवाए। भगत सिंह उनके पास मिलने आए और फिर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी और भगत सिंह के द्वारा जो चलाया जा रहा था नौजवान भारत सभा, इन दोनों का विलय करा दिया गया और इसका नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि 8 सितंबर, कहीं कहीं 9 सितंबर भी है, 8 सितंबर 1928 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई।
उधर ब्रिटेन में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर साइमन थे और इस 7 सदस्यों में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और वहीं सेपरेट पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो पहले मुस्लिमों को दी जा रही थी, वो अब ईसाइयों को भी दी जाने लगी थी, एंग्लो इंडियन को भी दी जाने लगी थी और सिखों को भी दी जाने लगी थी। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने भारतीयों द्वारा जो स्वशासन की मांग की जा रही थी, सुराज की मांग की जा रही थी, उसको खारिज कर दिया गया था। और हम लोगों को ज्ञात है कि 1919 ईस्वी में ही काला कानून रॉलेट एक्ट भी आया था। तो बहुत जब इस पर हंगामा हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है या जो कानून है, इस पर हम कुछ भी बदलाव करेंगे या इसको यथास्थिति रखेंगे, इस पर निर्णय हम 10 सालों के बाद करेंगे। तो 1919 में हुए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को देखने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए 1929 में साइमन कमीशन को आना था। परंतु ब्रिटेन के व्यवस्था से नाराज भारतीयों के मन में जो पीड़ा थी, वह अपने चरम पे जा रही थी। इसे रोकने के लिए इससे पूर्व ही 1929 के बदले 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ही ब्रिटेन में सर साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया, जो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बंबई आया। परंतु इसी बीच साइमन कमीशन का गठन की सूचना पाकर कांग्रेस ने 1927 के अपने मद्रास अधिवेशन में, जहां इसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भी संबंध मुख्तार अहमद अंसारी के परिवार से ही है। उस अध्यक्षता में, मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में हुए उस कांग्रेस अधिवेशन में यह नारा लगा था कि साइमन का हम लोग विरोध करेंगे। इसका रूपरेखा तैयार कर लिया गया कि पूरे भारत में साइमन का विरोध किया जाएगा। इसी बीच 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई के मोल बंदरगाह पे उतरा, जहां यूसुफ मेहर अली नाम के एक समाजवादी ने साइमन गो बैक का नारा दिया और काला झंडा दिखा करके साइमन कमीशन का विरोध किया। वहीं अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। उन्होंने और जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का स्वागत ही किया था। साइमन कमीशन का विरोध अखिल भारतीय स्तर पर था। जैसे लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में उसका विरोध का आयोजन किया जा रहा था। वहीं लाहौर में लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है और वो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी हैं, उन्होंने विरोध का जिम्मा संभाल रखा था। वो वहां विरोध कर रहे थे। उनके साथ नौजवान भारत सभा, जिसका विलय हो चुका था, और हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी नाम का एक संगठन था, उसके सभी सदस्य भगत सिंह भी वहां मौजूद लाला जी के पीछे पीछे ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। इसी बीच 31 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर एसपी स्कॉट और डीएसपी सॉन्डर्स ने भीड़ पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और लाला जी पर स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के बाद लाला जी ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के कफन की कील साबित होगी। खैर 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों में शोक की लहर फैल गई और इसके प्रतिशोध का बदला लेने के लिए 10 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर में एक मीटिंग किया गया, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी के सभी सदस्य उपस्थित थे और भगत सिंह ने यह जिम्मा लिया कि हम सॉन्डर्स को और स्कॉट को उसी की भाषा में जवाब देंगे। 7 दिन बाद 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह ने एसपी स्कॉट समझकर गोली चलाई, पर स्कॉट न होकर के वह डीएसपी सॉन्डर्स था और इस प्रकार सॉन्डर्स की हत्या हो गई। अगले दिन लाहौर के सड़कों पर हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने पोस्टर चिपकाया, जिसमें लिखा कि हम लोगों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया है। और फिर भगत सिंह साहब की वेशभूषा में, दुर्गा भाभी गृहिणी की भूमिका में, राजगुरु सुखदेव भी नौकर की भूमिका में, चंद्रशेखर आजाद साधु की भूमिका में लाहौर से कोलकाता मेल नामक ट्रेन पकड़ लिया और फिर उन लोगों का आगमन कोलकाता में हुआ। इस बीच आपको एक बात मैं बता दूं कि बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को आया, जहां इसका विरोध सर अली इमाम की अध्यक्षता में किया गया। अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसी बीच क्रांतिकारियों को यह मालूम हुआ कि सरकार असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल ला रही है और औद्योगिक विवाद नीति संबंधी एक बिल ला रही है। पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य जहां भारतीयों के मनोबल को तोड़ना था, उन्हें किसी भी ब्रिटिश विरोधी गतिविधि में शामिल होने से रोकना था, वहीं औद्योगिक विवाद बिल के तहत मजदूरों को हड़ताल करने से रोका जाना उनका उद्देश्य था। यह खबर सुन करके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह नई दिल्ली पहुंचे और 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को सेंट्रल असेंबली पे बम फेंका। हालांकि वह बम जो था वह ज्यादा खतरनाक नहीं था। उनका उद्देश्य शुद्ध रूप से यही था कि यह जो आप बिल है उसका हम विरोध करते हैं। यह विरोध उनका सांकेतिक था, किसी की हत्या करने की नियत से वह बम को नहीं फेंका गया था। तदुपरांत बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया जिसमें सॉन्डर्स हत्या का भी केस था जो लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस के नाम से जाना जाता है, और सेंट्रल असेंबली पर जो बम फेंका गया था यह भी केस था। इसमें भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी की सजा हुई। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं कमलनाथ, विजय सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर सिंह, इन सभी लोगों को उम्र कैद दिया गया और कुंदन लाल को 7 वर्ष की सजा, प्रेम दत्त को 3 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाई गई। फणींद्र नाथ घोष हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी के ही एक सदस्य थे। इनको ब्रिटिश सरकार ने लालच दिया और ये फणींद्र नाथ घोष जो है इन्होंने इसमें विश्वासघात किया और ब्रिटिश सरकार के तरफदारी कर लिए, सरकारी गवाह बन के, और भगत सिंह पर सारा इल्जाम, जितने क्रांतिकारी थे उस पर इन्होंने सारा इल्जाम मढ़ दिया। इसके कारण भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। इसी बीच 1930 ईस्वी में ही 12 मार्च को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, जो 24 दिनों बाद 6 अप्रैल को दांडी में जाके समाप्त हुआ। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ करके, नमक बना करके महात्मा गांधी ने उसी तिथि से यानी कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी लोग, पूरे भारत स्तर पर सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहली बार महिलाओं ने भी इसमें सशक्त रूप से अपनी भागीदारी निभाई। मई 1930 ईस्वी में ही साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हो गया था। उस पर विचार करने के लिए और भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन में प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी ने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, उसमें जाने से मना कर दिया और उन्होंने उसका बहिष्कार किया। वहां ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम गांधी का इंतजार कर रहे थे, पर वहां पर भारत से गांधी जी नहीं पहुंचे। आपको एक बात यहां जानना जरूरी है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इस तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलित का प्रतिनिधित्व किया, वहीं तेज बहादुर सप्रू ने उदारवादियों का प्रतिनिधित्व किया। कहने का मतलब तीन के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सम्मिलित हुए, तेज बहादुर सप्रू सम्मिलित हुए। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी वहां नहीं पहुंचे। इससे ब्रिटेन के जो राजा जॉर्ज पंचम थे उन्होंने इरविन को कहा कि किसी भी तरह गांधी को दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हम लोग आयोजन करेंगे उसमें उन्हें मनाओ और शामिल होने के लिए उन्हें राजी करो। इधर 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हो गई। इधर भारत के एक ही नेता थे जिनका नाम था महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो फांसी की सजा मुकर्रर हुई थी उसे रोकने के लिए प्रयत्नशील थे। आखिर में 14 फरवरी 1931 ईस्वी को मदन मोहन मालवीय ने इरविन से कहा, जो वायसराय थे भारत के, उनसे आग्रह किया कि आप इन सभी क्रांतिकारियों को मानवीय आधार पर ही सही, उसे फांसी मत दे। वहीं 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। चंद्रशेखर आजाद को भी यह आभास हो गया था, उस समय के सभी क्रांतिकारियों को यह आभास हो गया था कि गांधी को मनाने के लिए लॉर्ड इरविन कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का ही, ब्रिटिश
क्योंकि जॉर्ज पंचम का ही आदेश था कि किसी भी तरह गांधी को मनाओ कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएं। इसके लिए जो भी समझौता करना पड़े वो सब जायज है। और चंद्रशेखर आजाद भी इससे वाकिफ थे और इसी क्रम में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद पहुंचे और वहां उन्होंने आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और उनसे कुछ चंदा के रूप में कुछ पैसे की मांग की और यह प्रसंग भी उनके सामने में रखा। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य लिखित नहीं है कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए वहां गया, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो आत्मकथा है उसमें भी उन्होंने यह स्वीकारा कि 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद की उनसे मुलाकात आनंद भवन में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद आनंद भवन से पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर के वहां से निकले। इसी बीच उनके साथ हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी के ही दो सदस्य थे, यशपाल और वीरभद्र तिवारी। दरअसल ये दोनों अंग्रेज के मुखबिर थे। इन दोनों ने अंग्रेज को यह खबर पहुंचा दी कि चंद्रशेखर आजाद अब अल्फ्रेड पार्क की ओर बढ़ रहे हैं। अल्फ्रेड पार्क के समीप ही चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से ब्रिटिश फौज ने घेर लिया और दोनों में मुठभेड़ प्रारंभ हो गई। अंत में स्वयं को गोली मार ली। इधर 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हो गया। गांधी इरविन के बीच में समझौता हो गया जिसे सरोजिनी नायडू ने कहा कि यह दो महात्माओं का समझौता है, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के बारे में जानते हैं। इसके तहत महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 ईस्वी में होना था उसमें जाने के लिए हामी भर दी और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के मांग के अनुरूप सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया। हालांकि उसमें महात्मा गांधी ने कभी भी खुलकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में नहीं कहा। फिर 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई और उन तीनों को फांसी दे दिया गया। और बटुकेश्वर दत्त जो भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली बम कांड में शामिल थे, उन्हें काला पानी की सजा दे दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का संस्कार हुसैनीवाला में कर दिया गया, परंतु वो कहावत है, किसी कवि ने कहा है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। इस भावना से ओतप्रोत बिहार के एक क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ला, दरअसल योगेंद्र शुक्ला जो हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य थे, उनके भतीजा थे, जिनका जन्म 15 मई 1907 ईस्वी को हुआ था। वो पति पत्नी दोनों मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। फणींद्र नाथ घोष जो विश्वासघाती था, जिसने सरकारी गवाह बनकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दिलवाई थी, वो भी उस समय बिहार के बेतिया में ही रह रहा था। सभी क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ला को यही कहते थे कि फणींद्र नाथ घोष वाला जो कलंक है वह बिहार के माथे से धोना चाहोगे या बिहार के माथे के साथ लगाना चाहोगे। इसकी पीड़ा बैकुंठ शुक्ल को बराबर होती थी और इससे प्रतिशोध स्वरूप बैकुंठ शुक्ल ने 17 नवंबर 1932 ईस्वी को बेतिया के मीना बाजार में फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर दी। बाद में चंद्रमा सिंह भी गिरफ्तार हो गए और सोनपुर से बैकुंठ शुक्ला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन लोगों पर मुकदमा चलाया गया। बैकुंठ शुक्ल ने हत्या की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली और उन्हें 14 मई 1934 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो 15 मई 1907 ईस्वी को जन्मे बैकुंठ शुक्ल की मृत्यु 14 मई 1934 ईस्वी को हो गई। आज के विषय का अध्ययन करने वक्त ही मुझे पीड़ा हुई और इसीलिए आपको आज मैंने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र का वह पंक्ति सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा है, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता, सोनित बहा लेकिन गई बचलाज सारे देश की। धन्यवाद। अगले दिन नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित